नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। रवि उपाध्याय सर कई विषयों पर चर्चा करेंगे। चुनाव चल रहा है। आज पटना में हमने सियासी उलटफेर, इधर से उधर उधर से इधर होते हुए लोगों को देखा। देखिए, एक व्यक्ति जो पूर्वी चंपारण के चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हैं वे बीजेपी में आए और दूसरे एक बड़े पुराने नेता लालू यादव के यार कहे जाने वाले जो कभी लालू यादव को चुनाव हरा दिए थे, वे कल आरजेडी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। फिर देखिए, हम यह भी बताएंगे कि अब जेडीयू के विधायकों ने ही, एक विधायक ने तो यह मान ही लिया कि बिहार में 40 में 40 एनडीए नहीं जीतने जा रहा है, एनडीए की सीटें घटकर 32 हो सकती है। तो किसने कहा? फिर आगे हम यह भी बताएंगे बिहार में चौथे चरण की सबसे हॉट सीट मुंगेर के बारे में। ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों की मुलाकात कल रात हो गई, ऐसी खबरें हैं, जिन्हें छोटे सरकार भी कहा जाता है अनंत सिंह को। और इसके बाद ललन सिंह ने अनंत सिंह के लिए प्रशंसा के कई शब्द कहे हैं। लेकिन वहां जिस तरीके से चुनावी रणनीति और जिस तरीके से धानुक जाति की बातें हो रही है, यह भी हम बताएंगे। फिर अनंत सिंह की भविष्यवाणी की चर्चा भी करेंगे। आज हमने सुबह सुबह अनंत सिंह से मुलाकात भी की थी। तो सबसे पहले इधर से उधर उधर से इधर, इनकमिंग आउटगोइंग, इसकी हम बात कर ले। जो आप हुलुक बुलुक कहते हैं कि आज संतोष कुशवाहा जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, केसरिया पूर्वी चंपारण में है विधानसभा क्षेत्र 2020 में, वे आज बीजेपी में शामिल हो गए। याद रखिए, वहां वीआईपी ने इंडिया ब्लॉक की ओर से राजेश कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया। तो क्या किसी खास उद्देश्य से राजेश कुशवाहा टिकट से वंचित कर दिए गए थे केसरिया में 2020 में, और वे चौथे नंबर पर थे? महेश्वर सिंह ने भी चुनाव लड़ा था, वे भी हारे थे। शालिनी मिश्रा चुनाव जीती थी। तो संतोष कुशवाहा को आज बीजेपी में शामिल कराना क्या मोतिहारी के कुशवाहा मतों को साधने की कोशिश है? राधा मोहन सिंह को इससे फायदा मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से संतोष कुशवाहा की जो एंट्री हुई है जी, तो वह राधा मोहन सिंह जो दिग्गज पितामह कहे जाते हैं उधर के, तो वो निश्चित रूप से उनको वहां पर अपने लोकसभा क्षेत्र में एक मजबूत पकड़, जो कुशवाहा आप जो कह रहे हैं राजेश कुशवाहा ने बनाया गया उम्मीदवार, बिल्कुल। तो वो जो वीआईपी से जो कुशवाहा है, तो कुशवाहा वोट को एकजुट करने की ही कवायद है। और शामिल भी कौन करवाया? सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री ने शामिल कराया। और एक मैसेज निश्चित रूप से कुशवाहा समाज में जो चल रहा था कि वोट इधर उधर हो रहा है, तो वह दिखाने की भी बात है। और मजबूती के साथ राधा मोहन सिंह के लिए अब वो बैटिंग बॉलिंग वो करेंगे और वो मजबूत चेहरा भी है वहां पर। संतोष कुशवाहा, आपने खुद कहा कि वो किस तरह से आरजेडी के उम्मीदवार थे, तो वो शालिनी मिश्रा से चुनाव हारे, बिल्कुल। तो वो निश्चित रूप से वहां पर उनकी पकड़ है। और कुशवाहा को लेकर बीजेपी और जेडीयू चिंतित भी है, क्योंकि कई लोकसभा क्षेत्रों में यह दिखाई पड़ रहा है कि वे दूसरे तरीके से मत कर रहे हैं। देखिए, अपनी जाति के उम्मीदवारों को पसंद कर रहे हैं। और मोतिहारी पूर्वी चंपारण में तो वीआईपी ने राजेश कुशवाहा को ही उम्मीदवार बना दिया, इसलिए वहां चिंता अधिक है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, चिंता होने का या चिंतित होने की बात इसलिए भी है क्योंकि इनका जो लॉकुस कॉम्बिनेशन है, कोर वोटर है, उसमें ही जो है सो डेंट की बात आती है। तो वो तोड़ जोड़ की जब बात आ रही है तो वो उसको एकजुट रखने की ही कवायद है। और तमाम कई कद्दावर चेहरे हैं एनडीए में, बावजूद इसके जो उस तरह से जो सोशल इंजीनियरिंग हम लोग जो बात कहते हैं बार बार, कि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक महागठबंधन ने कई कुशवाहा को इस बार उम्मीदवार बना दिया, यही परेशानी का सबब एनडीए के लिए। तो उसी को कहीं ना कहीं साधने की कवायद है कि वोट इधर उधर न जाए। क्योंकि अब सम्राट चौधरी का चेहरा, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का चेहरा, बावजूद इसके इस तरह से झोल डाल हो रहा है, तो इसी को रोकने की कवायद है संतोष कुशवाहा। तो इसी को रोकने की कवायद है कि संतोष कुशवाहा को इसलिए लाया गया कि कहीं राजेश कुशवाहा के पक्ष में पूर्वी चंपारण में सारे कुशवाहा गोलबंद न हो जाए, उन्हें मत नहीं प्रदान करने लगे, इसलिए हर छोटे छोटे छेद को भरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अब दूसरा जो परिवर्तन दिख रहा है और कल जो आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं, वो लालू यादव के बहुत पुराने यार हैं। नाम है रंजन यादव। जब 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो उनसे कम रंजन यादव की चलती नहीं थी। चूड़ी गली की हनक हमने स्वयं देखा है कि रंजन यादव जो पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे,
वे किसी भी मंत्री से अधिक ताकतवर थे। इलियास हुसैन जैसे मंत्रियों को किस तरीके से डांट देते थे और कैसे आईएएस आईपीएस प्राधिकारी उनके हाथ दरबार लगाया करते थे। लेकिन इसी रंजन यादव से नीतीश कुमार ने 2009 में पाटलिपुत्रा में लालू यादव को चुनाव हरवा दिया था। तो अब रंजन यादव फिर से लालू यादव के दोस्त बनने जा रहे हैं। चुनाव का समय है, लालू यादव की बिटिया चुनाव लड़ रही है, मीसा भारती 2014 में भी और 2019 में भी हार गई। तो इस बार बड़ी चुनौती है, रामकृपाल यादव फिर से हैं। रंजन यादव के आने से कितने प्रभावी रह गए मुझे नहीं पता, लेकिन रंजन यादव के आने से क्या फायदा कुछ मिलना है? देखिए, निश्चित रूप से फायदा जो भी हो, एक मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है कि कभी वो शैडो चीफ मिनिस्टर जो आप बात बिल्कुल शैडो चीफ मिनिस्टर की हम लोग बात करते थे उस समय, जो चूड़ी गली थी, ज्ञानेश्वर जी आप भी देखे थे, वह पूरा जो सो, और शिक्षा विभाग, रंजन यादव का जूता चप्पल उठाने वाले लोग बड़े लोग बन गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो शिक्षा मंत्री नहीं रहते हुए भी शिक्षा विभाग उनके पाले ही था, वही अपने डिसाइड करते थे जी क्या करना है, या किसी से शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, तमाम विभाग में वो बिल्कुल हाँकते थे। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से लालू यादव को वह भी समझते हैं, लालू यादव भी उनको समझते हैं, एक दूसरे को दोनों बेहतर समझते हैं। तो ऐसे शाम को बैठकी ही लगती थी रंजन यादव क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो भी बैठकी रंगीन बैठकी होती थी। बिल्कुल। तो वो निश्चित रूप से जो रंजन यादव के आने के बाद में पाटलिपुत्रा में जो रामकृपाल यादव है उनके लिए एक परेशानी तो बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 2009 में वे चुनाव जीत गए रंजन यादव, लेकिन 2014 में भी वे जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर लड़े। 1 लाख से कम मत आया, लेकिन जो मत आया था वह जेडीयू का मत था, नीतीश कुमार का मत था। रंजन यादव का कितना मत है और रंजन यादव कितना और अधिक मत दिला देंगे? क्योंकि देखिए, एक जमाने में यह भी बात हुई कि पटना में जो सड़कें बनती थी, गलियों का निर्माण होता था और रंजन यादव इसमें कमीशन नहीं लेते थे, यह बात लोग कहते थे। बिल्कुल। वो सड़क, गली, नली जो भी बना पटना में, और एक आपका धरोहर भी, कारगिल चौक भी बना दिया अपने फंड से ही। तो यह एक बड़ा तो, और रंजन यादव विकास के लिए जाने भी जाते थे उस जमाने में, जिसे कमीशन की बात होती है वह सब से दूरी रखते थे। तो रंजन यादव की एक पहचान है, एक छवि है। निश्चित रूप से मीसा भारती के लिए वह जब जाएंगे तो लालू यादव, देखिए दोनों ही सीट, सारण और पाटलिपुत्र, दोनों सीट में अपनी बिटिया को जिताने के लिए टोटल जितना भी राजनीतिक जो तोड़ जोड़ या कर लीजिए वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रंजन यादव की एंट्री इस बात को प्रमाणित करती है। चलिए, तो रंजन यादव की एंट्री प्रमाणित करती है। आगे हम बात करते हैं जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल की। देखिए, गोपाल मंडल बरबोले हैं, भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, कहते थे टिकट तो मेरी जेब में है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा मेरी जेब ही कट गई और टिकट मिला अजय मंडल को। तो आज गोपाल मंडल ने यह भविष्यवाणी कर दी कि पीएम मोदी का प्रभाव घट गया है रे भाई, और यह भी कह दिया बिहार में 40 में 40 सीटें नहीं आ रही है, 32 सीटें ही आएगी। इसके आगे भी कुछ बोले हैं कि अजय मंडल ने क्या किया उनके साथ। हाँ, अजय मंडल वहां से भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी थे जी, सांसद भी हैं, सिटिंग एमपी भी हैं जेडीयू के। अजीत शर्मा से लड़ाई हुई। हाँ, अजीत शर्मा, वो इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं। अजीत शर्मा तो बहुत ही इधर उधर किया, मैंने खर्चा पानी किया, तो खर्चो नहीं किया। और जो है सो जो भविष्यवाणी एक तरह से कह लीजिए, या फिर वो ग्राउंड रिपोर्ट जो देखा होगा, अब देखिए वो भी लंबे समय से वो एमएलए हैं गोपाल मंडल, तो वो निश्चित रूप से उनको भी कुछ न कुछ सच्चाई तो निश्चित रूप से जानकारी होगी। और अपने बारे में वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं कहीं गया ही नहीं, उन्होंने अजय मंडल को गाड़ी नहीं दिया, तेल नहीं दिया। गोपाल मंडल ये कह रहे हैं, अब हम कैसे कह दें कि वो जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? तो यह देखिए, मतलब नीतीश कुमार के लिए परेशानी के सबब बने ही रहते हैं। और इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कई विधायक नीतीश कुमार की बातें नहीं मान रहे हैं। देखिए, समस्तीपुर में आपने देखा ही, महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को इंडिया ब्लॉक से प्रत्याशी बनवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा नवादा में बरबीघा के जेडीयू एमएलए सुदर्शन सिंह किस तरीके से उन्होंने भूमिका अदा की। आपने खगड़िया के एक विधायक की भूमिका का भी अवलोकन किया। तो ये परेशानी तो दिखाई पड़ रही है। नहीं, अब देखिए, एनडीए के ही अगर यदि विधायक कह रहे हैं, वो भी जेडीयू के विधायक कह रहे हैं, नीतीश कुमार के एमएलए कह रहे हैं कि 32 मिलेगा, 40 नहीं मिलेगा, और जो ग्राउंड जीरो के बात कर रहे हैं वहीं के एमएलए हैं, और खुद वह उसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असहज की स्थिति तो है जी। और यह कहीं ना कहीं वो जो बता रहे हैं गोपाल मंडल, वो सच्चाई भी हो सकती है। हाँ, सच्चाई हो भी सकती है। देखिए, क्योंकि देखिए, मेरा यह मानना है कि नीतीश कुमार तो आधी सीटों का चुनाव लड़ चुके, बिल्कुल 16 सीटें उन्हें लड़ने के लिए मिली, 8 में चुनाव खत्म हो चुका, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी को जो 17 सीटें मिली है, उनमें सिर्फ 3 में ही चुनाव संपन्न हुए हैं, औरंगाबाद, नवादा
और अररिया, और ये तीनों सीटों पर जबरदस्त फाइट है। बिल्कुल। जबकि जेडीयू की कई सीटों पर बहुत अधिक फाइट नहीं दिखी है। बिल्कुल। हाँ, तो ये स्थिति परिस्थिति है। चलिए अब हम बात करते हैं चौथे चरण की सबसे हॉट सीट मुंगेर के बारे में। अनंत सिंह बाहर आए हैं पेरोल पर, अनंत सिंह लगातार घूम रहे हैं। तो खबर यह है कि कल रात क्षेत्र भ्रमण के दौरान ललन सिंह और अनंत सिंह की मुलाकात हो ही गई और लंबे अरसे के बाद दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए और बहुत ही खुश मन से मिले। बिल्कुल। हाँ, तो अनंत सिंह तो अब लग गए हैं ललन सिंह को जिताने के लिए। देखिए अनंत सिंह तो अब अनंत सिंह के जाने के बाद, पेरोल पर आने के बाद, अब कम से कम समझिए कि 75% वो ललन सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं राजीव रंजन सिंह, उनकी अब परेशानी खत्म हो। 12 मुकामा में विशेषकर विशेष रूप से अब सब कुछ मैनेजमेंट उनके हाथ में। हालांकि उनकी पत्नी एमएलए हैं, वह घूम भी रही हैं ललन सिंह के साथ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अनंत सिंह का बाहर आना, अनंत सिंह का जनता के बीच में जाना और जिस तरह से वो जा रहे हैं, एकदम मैसेज तो एकदम क्लियर कट है ना कि क्या कह रहे हैं। और आप तो कह भी रहे हैं, मैं तो मिलकर आया हूं सब। वही हम कह रहे हैं, आप तो सब कुछ हाव भाव, लोगों का हुजूम जमावड़ा सब आप देख करके आप तो खुद फील करते होंगे कि क्या मैसेज वो पास कर रहे हैं अनंत सिंह। तो यह अब इसमें कहने की बात तो नहीं। मैं आज बार मुकामा गया भी था, जिसे लेकर सर्वाधिक चिंता धानुक मत क्या करेंगे। और खबर यह भी आई कि आज ललन सिंह ने खुले मंच से नीलम देवी की मौजूदगी में, मंच पर अनंत सिंह नहीं थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने अनंत सिंह की तारीफ की, छोटे सरकार की प्रशंसा की, छोटे सरकार कहा तो और न्याय करते हैं। हाँ, और न्याय करते हैं, यह बात भी कही। बिल्कुल। खैर, तो चलिए, लेकिन जो बात हो रही है धानुक मतों की, बिल्कुल, कि धानुक मत वहां क्या करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जब आज मैं मोकामा में था, बार में था, ताल के इलाके में था, तो धानुक मतों को हमने 3 जगह जाते देखा। ललन सिंह को भी मिल रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां लड़ाई धानुक और भूमियार में नहीं रही है। बिल्कुल। वहां लड़ाई धानुक और यादव में रही है, लाशें गिरती रही है। तो ललन सिंह को भी मिल रहा है, नीतीश कुमार का नाम है। इसके अलावा अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को भी मिल रहा है, वह एक उम्मीद है। और इसके अलावा प्रियदर्शी पीयूष, इन्होंने भी लंबी छाप छोड़ रखी है। कल सिलदह में, सिलदही एक जगह है जहां नीतीश कुमार ने भी सभा की थी, वहां प्रियदर्शी पीयूष ने बड़ी सभा की। तो वहां धानुक मत, और धानुक मत का इतना बड़ा शोर है। लेकिन एक बात और समझने की जरूरत है सर, कि 2009 में और 2014 में ललन सिंह के खिलाफ आरजेडी ने धानुक को ही चुनाव लड़ाया। बिल्कुल। 2009 में धानुकों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले रामबदन राय, वो भी लड़े। और 2014 में प्रगति मेहता। 2009 में ललन सिंह चुनाव जीत गए, 2014 में बीना देवी सूरजभान सिंह की पत्नी से चुनाव हार गए। लेकिन प्रगति मेहता वो तीसरे स्थान पर रहे। और 2009-2014 को जो मैं देखता हूं आरजेडी के आधार मत मिलाकर भी, तो प्रगति मेहता और रामबदन राय को मिले कुल मत जो है वो 1,80,000 से 1,85,000 के बीच ही पहुंचता है। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी स्थिति में धानुक मत वहां साफ साफ बट रहे। और यदि आप ग्राउंड जीरो पर जाएंगे तो उन्हें भूमियारों से कोई पीड़ा नहीं है, उनकी पीड़ा कहीं और है। बिल्कुल। देखिए, वो अब जो प्रत्युष की बात कर रहे हैं, हाँ, तो वो पीयूष युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, और पिछले 1.5 साल से उसी क्षेत्र में वो लगातार बिल्कुल धानुकों के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में ही काम करते रहे। तो वो जो पीयूष की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो धानुक समाज से ही है। तो वो धानुक के वोट का तो डिवीजन होगा। ये इन ब्लॉक जो है जाने वाला नहीं है, और भूमिहार से धानुक को कोई लेना देना नहीं है, एकदम स्पष्ट है। वो धानुक को किससे लेना देना है वो बिल्कुल समझ रहे हैं उस बात को। तो वो उस और भूमिहार समाज का तो वोट एक तरफा जाएगा। और नीतीश कुमार की यूएसपी, नीतीश कुमार की लेगेसी भी है, जो पचमुखिया, जो पचपनिया वोट, तो वो सब तो इन ब्लॉक इधर जा रहा है। ज्ञानेश्वर जी लाख को इधर कह ले, पचपनिया वोट पर कहीं आप, और सुजगरा प्रहलाद यादव भी तो ललन सिंह के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस बात का ध्यान रखना होगा। जो आरजेडी के विधायक थे, 6 विधायक
उस मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 6 जो आपका एमएलए हैं उसमें 5 जो है सो एनडीए फोल्ड में जी, क्योंकि अभी जो बदला है जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय 2 एमएलए उधर से ही आए बिल्कुल एकदम, तो इसमें क्लियर कट है, उसमें कहां दिक्कत है जी। एक ही जो है सो है जो कांग्रेस के खाते में है, कांग्रेस के खाते में, बस बाकी तो सब जो है सो माने एनडीए फोल्ड में ही है। और बार मुकामा जहां लड़ना पड़ा था 2019 में ललन सिंह को, इस बार तो अनंत सिंह आ गए, तो फिर तो इधर तो लीड ही है, लीड वही तो हम कह रहे हैं। देखिए आप इसको ऐसे भी हम लोग विधानसभा के गणित के हिसाब से भी समझे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो 6 विधानसभा उसमें एकमात्र कांग्रेस के पास, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब नीतीश कुमार का हुआ उसमें अनंत सिंह की पत्नी और ये प्रहलाद यादव ये दोनों चले आए, तो क्लियर कट बचा क्या। लेकिन लड़ाई कह रहे हैं लोग, बहुत लोगों का मानना है कि वहां लड़ाई है, कोशिश की जा रही है कि अगरा बनाम पिछड़ा हो जाए, लेकिन वहां के पिछड़े जो हैं शांति चाहते हैं, कोई संघार नहीं चाहते हैं, इसलिए इस लड़ाई के मुद्दे नहीं। आप देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बात, अब वो जमाना लद गया, वह कालखंड समाप्त हो गया जब अगला बनाम पिछड़ा होता था या जो भी इस तरह का सिनेरियो बनाने की कवायद या प्रयास होता था। अब वो नहीं, अब लोग शांति चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए अब यह नहीं होने जा रहा। कोई भी लाख प्रयास कर ले, कोई भी कुछ कर ले, लेकिन अब यह नहीं होता हुआ दिखेगा। हाँ, अब राजनीतिक चुनावी लाभ के लिए भले कोई अपना इधर उधर करे, लेकिन जनता समझदार है, इससे नहीं। मैंने मोकामा में यह सुना कि भाई देखिए, आप कह रहे हैं जो अशोक महतो वहां कह रहे हैं भूमिहारों से मतलब नहीं, भूमिहारों का दबदबा खत्म करना है, तो आरजेडी क्या मुंगेर में भूमिहारों को खत्म करना चाहती है और वैशाली में भूमिहार के लिए वोट मांग रही है? एक सबसे बड़ी वही जो आप कह रहे हैं जस्टिफाई हो रहा है। अब कहां दिक्कत? हाँ, अब देखिए यहाँ पर आप एक तरफ भूमिहार के मुंगेर में खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वहां वोट मांगे, तो यह चीज तो नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जनता समझदार है, अब इधर उधर हुलुक बुलुक इधर उधर करने वाला नहीं जी, एकदम इस बात को समझ लेने की जरूरत है। चलिए, तो देखिए आज अंतिम पड़ाव में हम बात करते हैं चुनावी चर्चा के। जब मैं सुबह में अनंत सिंह से मिला था तो अनंत सिंह ने एक पॉलिटिकल भविष्यवाणी भी की। देखिए गोपाल मंडल ने क्या कहा, गोपाल मंडल ने कहा कि 40 में 32 सीटें ही मिलेगी एनडीए को, लेकिन अनंत सिंह की भविष्यवाणी यह थी कि 40 में 40 नहीं मिलेगी, 2, 3, 4 सीटें घट सकती है। और कौन कौन सी सीटें घट सकती है, अनंत सिंह ने इस ओर भी इशारा किया। अनंत सिंह ने कहा कि जहानाबाद में सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव जीत सकते हैं। एकदम अंडर करंट है जी, ये मैसेज हो। हाँ, मैसेज हो, जीत सकते हैं बिल्कुल। किशनगंज में कांग्रेस प्रत्याशी की भविष्यवाणी भी उन्होंने की। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि नवादा में उनके हिसाब से बीजेपी के डॉक्टर विवेक ठाकुर चुनाव जीत रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह भी चुनाव जीतेंगे, किला ठोक के बोला अनंत सिंह ने। तो ये उनकी भविष्यवाणी थी आज। भविष्यवाणी। और देखिए जो गिरिराज सिंह, सुरेंद्र यादव का भी मतदान चुनाव होना है, विवेक ठाकुर का तो हो गया जी, लेकिन ये 2 सीटों पर जो बात कही और किशनगंज की जो बात कही, यह सब तो अब उनका जो बोलना है वो अपने समाज के ही वो नहीं है। ज्ञानेश्वर जी देखिए, भूमिहार समाज से हम लोग जोड़ के देखते हैं, बहुत समझदार हो गए आज। हाँ, तो वो उनका जो है सो मैसेज है, वह जो आप कहते हैं कि इन लोगों का मैसेज बहुत बड़ा कोई नहीं। आज हमने पूछा भी ना कि आपको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि ना आप ना आता है, समय बदल गया है। हम पूछे कि गोली से डर लगता है तो कहीं वो नहीं लगा। देखिए यही सब बात है, वो कहीं वो नहीं लगा। तो खैर चलिए, चुनावी चर्चा का समापन यही करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।